प्यारे विद्यार्थियों, आर चंडा क्लासेज जूनियर अकाउंटेंट क्लास में आपका स्वागत। आपका दिन शुभ हो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्यक्तिगत खातों के प्रकार। इससे पहले हमने जब पढ़ा, अपने ध्यान से पिछले वीडियो देखे हैं, तो हमने बताया था खाते का अर्थ क्या होता है। जब व्यवहार को दर्ज किया जाता है, when transaction is recorded, तो व्यवहार को अलग अलग भागों में बांटा जाता है और प्रत्येक भाग खाता कहलाता है। ईच पार्ट इज कॉल्ड अकाउंट। और पिछले वीडियो में मैंने ये भी बता दिया था आपको कि व्यक्तिगत खाता पर्सनल अकाउंट हम किसे कहेंगे। उसकी 4 बेसिक शर्तें मैं रिकॉल करता हूं। कोई भी खाता व्यक्तिगत खाता है तो उसमें कोई नाम होना चाहिए। पहली शर्त है देयर मस्ट बी ए नेम। वह नाम व्यापार से संबंधित होना चाहिए। द नेम बिलोंग टू द बिजनेस। वह नाम व्यापार का देनदार या लेनदार होना चाहिए। सच नेम इज डेटर और क्रेडिटर फॉर द बिजनेस। एंड चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वह नाम लेनदार या देनदार पुस्तकों में होना चाहिए। डेटर एंड क्रेडिटर रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ये 4 शर्तें एक साथ पूरी होने पर ही खाता व्यक्तिगत होता है। आज अपन उसके एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे व्यक्तिगत खातों के। उससे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं व्यक्तिगत खाते खुद कितने प्रकार के होते हैं। व्यक्तिगत खातों को अकाउंटेंसी में 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते नेचुरल पर्सनल अकाउंट, कृत्रिम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते रिप्रेजेंटेटिव। इन तीनों में एक चीज कॉमन है जो कि पर्सनल अकाउंट का बेसिक कंसेप्ट है, वो ये कि नाम कोई भी हो, ये शर्त है नाम व्यापार का देनदार या लेनदार है, रिकॉर्डेड। तो ये कंसेप्ट आपको छोड़ना नहीं है, आपको ये तो ध्यान ही रखना है। नाम चेंज हो सकता है पर बेसिक रूट चेंज नहीं होगा। व्यक्तिगत खाते होने का अर्थ है वह नाम व्यापार की बुक्स में रिकॉर्डेड डेटर और क्रेडिटर है। व्यापार की पुस्तकों में वह नाम देनदार या लेनदार है तो ही खाता व्यक्तिगत है। वो देनदार या लेनदार, वो डेटर या क्रेडिटर कब बना, इसे कंसिडर नहीं करना है। एंट्री बनाते समय ध्यान रखना है कि क्या वो लेनदार देनदार पहले बन चुका था या बन रहा है। देनदार कौन लेनदार कौन पिछला वीडियो बहुत डिटेल में आ चुका है, बता चुका मैं आपको। जो हमको देगा वो देनदार है, जो हमसे लेगा वो लेनदार है। और आपको अपने आप को व्यापार का अकाउंटेंट मान के चलना है। पहला पॉइंट है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अपन प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते किसे कहेंगे, तो कंसेप्ट एक लाइन का है, बोर्न। जिनका जन्म हुआ है उनको प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते या नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहेंगे। और आपको ध्यान रखना है जन्म में 2 पॉइंट शामिल है, मेल एंड फीमेल। अर्थात किसी आदमी का या किसी औरत का नाम आ जाता है, मेल या फीमेल का नाम आता है, पुरुष या स्त्री का नाम आता है, तो उसे कहा जाएगा प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। यह जो नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, राम, श्याम, अकबर, रहीम, डेविड, सीता, गीता, ये सारे नाम जो किसी पुरुष के स्त्री के हैं, उसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये नाम प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते हैं। चाहे उसका नाम राम हो सकता है, चाहे रहीम हो सकता है, चाहे सीता हो सकता है, चाहे गीता हो सकता है, नाम कोई भी हो। प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते का अर्थ है मेल और फीमेल जिनका जन्म होता है। अगर ये नाम व्यापार के देनदार या लेनदार है तो इन्हें कहा जाएगा नेचुरल पर्सनल अकाउंट, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते इसे कहा जाएगा। सेकंड होता है आर्टिफिशियल।
आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट या कृत्रिम व्यक्तिगत खाते हम किसे कहेंगे? इसे एक और नाम से जाना जाता है, लीगल, कानूनी, आर्टिफिशियल, अर्थात ऐसे खाते जिन्हें कानून की मान्यता के कारण ड्यू टू द अप्रूव ऑफ द लॉ आम व्यक्ति मानते हैं और अकाउंटेंसी में उन्हें व्यक्तिगत खाता माना जाता है। जैसे किसी फर्म का नाम राजस्थान ट्रेडर, जोधपुर ट्रेडर, शिवपान भंडार, दुकान का नाम, किसी क्लब का नाम जैसे लॉयंस क्लब, किसी कंपनी का नाम जैसे रेमंड कंपनी, रिलायंस कंपनी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के नाम जेडीए, नगर परिषद, नगर पालिका, सेल टैक्स डिपार्टमेंट। तो ऐसे समस्त नाम जिसे कानून की मान्यता के कारण हम व्यक्ति मानते हैं, हम पर्सन मानते हैं, उन्हें कहा जाता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, कृत्रिम व्यक्तिगत खाते, लीगल पर्सन। कानून के द्वारा उनको अप्रूव किया गया है एज ए व्यक्ति के रूप में, इसलिए वो खाते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। फर्म का नाम, कंपनी का नाम, किसी क्लब का नाम, किसी हॉस्पिटल का नाम, गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट का नाम। तो ये जो नाम है इनमें एक चीज कॉमन, रूट सेम है, ये नाम व्यापार के देनदार या लेनदार है और वो बुक्स में है। तीसरा है प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। बेसिकली ये अकाउंट नेचुरल पर्सनल अकाउंट होते हैं, परंतु अकाउंट की परंपराओं के कारण, अकाउंट की अवधारणाओं के कारण, अकाउंट के ट्रेडिशन के कारण इनका नाम बुक्स में लिखा नहीं जाता है और ये नाम किसी प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्यापार का स्वामी व्यापार से अलग माना जाता है। मेरे स्टार्टिंग वीडियोज में आपने देखा होगा कि व्यापार का स्वामी व्यापार का लेनदार हो सकता है या देनदार हो सकता है। मान लो एक व्यापार राजस्थान ट्रेडर, इसका मालिक एक्स है, एक्स व्यापार का लेनदार हो सकता है या देनदार हो सकता है। एक्स के बाद दूसरा है जेड, ये व्यापार का मालिक है और ये बाहरी व्यक्ति है। अकाउंट के पर्पज से दोनों ही बाहरी व्यक्ति है। तो मैं अकाउंटेंट हूं राजस्थान ट्रेडर के, अगर जेड आपका लेनदार है तो खाते का नाम है जेड, जेड आपका देनदार है तो खाते का नाम है जेड। अर्थात उस समय जेड शो करता है प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते को। दी सेम, अगर व्यापार का स्वामी एक्स लेनदार है तो व्यक्तिगत खाता है, एक्स देनदार है तो व्यक्तिगत खाता है। परंतु अगर एक्स लेनदार है तो इसका नाम होता है कैपिटल, जिसे हम बोलते हैं पूंजी। तो जो पूंजी खाता है, जिसे हम कैपिटल अकाउंट भी कहते हैं, ये पूंजी खाता रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है जो कि व्यापार के स्वामी को रिप्रेजेंट करता है। दी सेम, यदि किसी व्यवहार से एक्स देनदार बनता है तो उसे कहता है ड्राइंग, आहरण। तो ये जानना है जो ड्राइंग अकाउंट है या जो आहरण खाता है, ये आहरण खाता भी व्यक्तिगत खाता है, व्यापार के स्वामी का खाता है। व्यापार का स्वामी देनदार है इसलिए पर्सनल अकाउंट है, पर तो हम नाम एक्स का न लिख के लिखते हैं ड्राइंग का। तो इस तरह से सैकड़ों ऐसे अकाउंट है जो अगले वीडियोज में आएंगे मैं आपको बताऊंगा, जो किसी व्यक्ति को शो करते हैं वो व्यक्ति व्यापार के देनदार या लेनदार होते हैं, इसलिए उन्हें पर्सनल अकाउंट कहा जाता है और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब आता है पॉइंट कि कोई व्यवहार आपके सामने आता है एग्जाम में, क्योंकि आपके सारे सवाल ऑब्जेक्टिव है, तो पर्सनल अकाउंट के संबंध में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव सवाल में, और आपको पहचानना पड़ेगा कि वो अकाउंट कौन सा है। और ये भी कह सकते हैं अगर पर्सनल अकाउंट है तो उसका टाइप कौन सा है। तो आपको ध्यान ही रखना है कि आपको कंसेप्ट नहीं छोड़ना है, कंसेप्ट में क्लियर रखना है कि कोई खाता व्यक्तिगत खाता तभी हो सकता है जो व्यापार का देनदार या लेनदार हो और बुक्स में हो और उसका संबंध व्यापार से हो। और उसके 3 टाइप मैंने अभी डिटेल में बताया आपको। नेचुरल, जिन लोगों का जन्म होता है मेल या फीमेल। सेकंड आर्टिफिशियल या कृत्रिम,
जिन्हें लीगल पर्सन भी कहा जाता है, सरकार की कानूनी मान्यता के कारण व्यक्ति माने जाते हैं, फर्म का नाम, कंपनी का नाम, क्लब का नाम, हॉस्पिटल का नाम, और लास्ट होता है प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते, जिसमें मैंने 2 एग्जाम्पल आपको बताए। ऐसे खाते नेचुरल होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, परंतु अपनी मान्यताओं के कारण, ट्रेडिशन के कारण उनका नाम न लिख के किसी और का नाम दर्ज किया जाता है, तो वो किसी और को शो करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते। अब हम ये बताते हैं कि एग्जाम में हमारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं, तो इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं ओनली पर्सनल अकाउंट के संबंध में। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और 4 ऑब्जेक्टिव आपको दिए जाएंगे। अगर क्वेश्चन आपका सही है आंसर तो 3 नंबर मिलेंगे, गलत हो गया तो -1 हो जाएगा। अब तक का जो सिलेबस का पैटर्न है वो यही है। अब आप क्वेश्चन को जब पहचाने, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें, तो अपने दिमाग में एक पॉइंट क्लियर कर लेना, व्यक्तिगत खातों के सवाल को सॉल्व करते समय या किसी और क्वेश्चन को सॉल्व करते समय तुम व्यापार के अकाउंटेंट हो। पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूं आपके सामने। हरि को वेतन चुकाया, हरि को सैलरी पेड, सैलरी पेड टू हरि, हरि को वेतन चुकाया 4000 रुपये। सेकंड, हरि को वेतन देय 4000 रुपये, सैलरी ड्यू टू हरि। अब एग्जाम में 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे और इन दोनों ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया हरि कौन सा अकाउंट है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है व्यक्तिगत खाता, दूसरे में लिखा हुआ है रियल अकाउंट वस्तुगत खाता, तीसरे में लिखा हुआ है नॉमिनल अकाउंट नाममात्र खाता, और चौथा में लिखा हुआ है नन ऑफ अकाउंट। ये 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं और 4 ऑप्शन आपको दिए गए ए, बी, सी और डी। आपसे पूछा गया कि हरि कौन सा अकाउंट है, क्वेश्चन में पूछा गया हरि कौन सा खाता है और आंसर में 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला लिखा हुआ है यह खाता व्यक्तिगत है, पी पर्सनल अकाउंट है। सेकंड में लिखा हुआ है यह खाता वस्तुगत है, रियल अकाउंट है। थर्ड में लिखा हुआ यह खाता नाममात्र खाता है, नॉमिनल अकाउंट है। और चौथा में लिखा हुआ है कोई नहीं, लिखा हुआ नन ऑफ अबव, मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। प्रश्न ये था कि हरि कौन सा खाता है। अब एक पॉइंट एरर जो होता है कि जैसा कि नॉर्मली मैंने वीडियोस देखे हैं कि लोगों के ऐप भी आ चुके हैं, मोस्टली ये कहा जाता है कि किसी व्यक्ति का नाम, किसी फर्म का नाम, किसी कंपनी का नाम व्यक्तिगत खाता होता है और यही पढ़ के स्टूडेंट्स एग्जाम दे देते हैं। 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं। आप अकाउंटेंट व्यापार के हो, एग्जाम दे रहे हो जूनियर अकाउंटेंट का, पेपर आपके सामने आ गया, आपकी जूनियर अकाउंटेंट बनने की तैयारी बहुत जानदार है, पार्ट बी का भी उससे इंपॉर्टेंट रोल है। पहला क्वेश्चन था अकाउंटेंसी में के पेपर में, हरि को वेतन चुकाया, प्रश्न ये पूछा गया था हरि कौन सा अकाउंट है, और ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। प्रश्न ये है कि जो हरि है वो हरि कौन सा खाता है, हरि का जो अकाउंट है वो बेसिकली कौन सा खाता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है और 4 आंसर आपको दिए गए हैं और 4 में से एक आपको चुन के लिखना है। हरि को वेतन चुकाया, हरि व्यक्ति का नाम है, 90% से ज़्यादा बच्चे लिखेंगे ये व्यक्तिगत खाता है, जबकि पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर है डी। ये पहला क्वेश्चन है उसका आंसर है डी और जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर है ए। अब आपके सामने एक पॉइंट अराइज होता है कि चंडा क्लासेस में हरि जब नाम है, जैसा कि नॉर्मली टीचर बताते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हरि पहले में डी क्यों हुआ,
पहले क्वेश्चन के आंसर डी क्यों सही है, अर्थात ये क्यों कहा गया कि हरि कोई खाता ही नहीं है, और सेकंड में भी हरि है, वही वेतन है, तो फिर क्यों कहा गया हरि में ए सही है, अर्थात सेकंड क्वेश्चन में मैं कहता हूं ए सही है, अर्थात यहां हरि व्यक्तिगत खाता है और यहां हरि कोई खाता ही नहीं है। उसका कंसेप्ट समझो। हमारे कहने से आप मानोगे नहीं, अकाउंट साइंस है, आपके सामने कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब यहां एक पॉइंट आया आपके सामने, हरि को वेतन चुकाया, हरि आपके यहां काम करता है, हरि को आपने सैलरी दे दी, इसका अर्थ ये हुआ अब हरि व्यापार के लिए देनदार लेनदार नहीं है। उसका रीजन है हरि से आपका संबंध देनदार लेनदार का नहीं है, बुक्स में नहीं था, न अब है। मैंने क्या बताया आपको, देनदार लेनदार होना चाहिए और बुक्स में होना चाहिए। पहले वाले सवाल में हरि देनदार लेनदार नहीं है, नहीं था, हिसाब का निपटारा हो गया, हरि ने पैसा ले लिया, दैट्स ऑल। हरि हमारे यहां काम करता है, वेतन चुका दिया 1 तारीख को हमने। हम ये जानते हैं हरि को वेतन इसलिए चुकाया कि हरि हमारा क्रेडिटर, हमारा लेनदार है, पर हरि को वेतन देने से पहले हमने हमारी बुक्स में हरि को लेनदार नहीं बनाया था। 1 तारीख होते पगार चुका दिया, मई का महीना था 1 जून को सैलरी दे दी, सितंबर का महीना था 1 अक्टूबर को सैलरी दे दी, जुलाई का महीना था 1 अगस्त को सैलरी दे दी। वो सैलरी के रूप में हमसे पैसा जरूर मांगता है, वो हमारा लेनदार जरूर है, पर मैंने आपको क्या बताया, लेनदार देनदार होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना इंपॉर्टेंट रिकॉर्डेड डेट एंड क्रेडिटर। लेनदार या देनदार व्यापार की पुस्तक में होना चाहिए, तो ही पर्सनल अकाउंट है। सेकंड सवाल, हरि को वेतन दे का अर्थ होता है पेबल, ड्यू। हरि को वेतन चुकाना बाकी रह गया। दे एक हिंदी शब्द है जिसका अर्थ होता है बाकी रह गया, इंग्लिश में इसका अर्थ है पेबल या ड्यू या नॉट पेड। दे का 3 नाम कर सकते हैं, नहीं चुकाया, चुकाना बाकी है, या देय। पेबल कहो, आउटस्टैंडिंग कहो या नॉट पेड कहो, एक ही बात है। अरे आपके यहाँ पे पियोन है, महीने का एंड हो गया, 2 महीने का एंड हो गया और आपने हरि को वेतन नहीं चुकाया 4000 रुपये। अब यहाँ पे हरि को आपने वेतन नहीं चुकाया और आपने उसकी एंट्री बना ली कि लिखा ना हमने ड्यू है, इसलिए आपने रिकॉर्डेड मान लिया कि हरि को वेतन चुकाना बाकी है, आपने रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड करते ही हरि आपका लेनदार बन गया, लेनदार बन गया इसलिए पर्सनल अकाउंट। ये कंसेप्ट है, लेनदार देनदार बनते ही पर्सनल अकाउंट है। दे के 3 नाम है, दे, नॉट पेड, पेबल, आउटस्टैंडिंग, नहीं चुकाया, चुकाना बाकी है, नाम कुछ भी दे दो, कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। और जब आप चांडा क्लास स्टूडेंट्स हैं तब पूरा फोकस परम पिता ईश्वर की कृपा से यही करेंगे कि आपके कंसेप्ट क्लियर कराएं। हम जो क्वेश्चन के सेट आपको देंगे, हम जो ऐप के अंदर आपको नोट्स भेजेंगे, नेचुरली आप उसको पढ़ोगे, हमारे वीडियो देखोगे, इसे नोट करोगे, पर आप प्रैक्टिस मैक्सिमम कीजिए, कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। फिर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करें, हमारे द्वारा भेजे गए क्वेश्चन सॉल्व करें, हमारे ऐप में जो आपको नोट्स दिए गए उसे पढ़ेंगे आपके पास और जो कुछ मार्केट में अवेलेबल आपके पास जो भी क्वेश्चन है उसे भी सॉल्व कीजिए। कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट नहीं कि क्वेश्चन किस टाइप के हैं, कहाँ से आया है, आपका कंसेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब एक और सवाल, क्या अगर हरि अकाउंट है मान लो, तो फिर हरि कौन सा अकाउंट है? जैसे क्वेश्चन सेकंड में हरि पर्सनल अकाउंट हो गया, क्यों हुआ मैंने बता दिया। अब बाई चांस एक और सवाल पूछा कि यह व्यक्तिगत खाते का कौन सा टाइप है, टाइप पूछ लिया। हरि को वेतन चुकाना बाकी है, तो इसके 2 आंसर बन सकते हैं। कितने आंसर? 2। कैसे? आपको हरि को वेतन चुकाना बाकी है तो आपने हरि का नाम लिख दिया। अगर आपने हरि का नाम लिखा तो आंसर होगा नेचुरल पर्सनल अकाउंट, क्योंकि हरि एक व्यक्ति का नाम है। अगर आपको हरि को वेतन देना बाकी है तो हरि पर्सनल अकाउंट तो बन ही गया, क्योंकि हरि लेनदार है। आपने एंट्री जो रिकॉर्ड की उस पर आपने हरि का नाम लिख दिया, तब तो हरि को कहा जाएगा नेचुरल पर्सनल अकाउंट, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता। हरि को वेतन देना बाकी है, हरि को वेतन देना बाकी है, परंतु आपने हरि का नाम नहीं लिखा। हो सकता है आपके पास में हरि जैसे 4, 5, 10, 20 आदमी हैं जिनका वेतन चुकाना बाकी है, तो आपने हरि का नाम लिखा, तब तो इसे बोलेंगे नेचुरल पर्सनल अकाउंट। और आपने हरि का नाम नहीं लिखा और ये लिख लिया अदत्त वेतन, वेतन चुकाना बाकी है, इंग्लिश में लिख लिया आपने आउटस्टैंडिंग सैलरी। अगर आपने ये नाम लिख दिया तो ये नाम किसको रिप्रेजेंट करता है? हरि को।
तो यहाँ पर अगर आपने अदद वेतन या सैलरी आउटस्टैंडिंग से एंट्री बनाई है तो फिर आपका टाइप हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ये भी ध्यान रखना है कि एग्जाम में सवाल पूछ लिया और कहा हरि को लेनदार हरि के नाम से किया गया है तो कौन सा खाता है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, प्राकृतिक। और हरि का नाम नहीं लिखा तो भी हरि क्रेडिटर है। हरि का नाम लिखो या न लिखो, पैसा तो आपको हरि को चुकाना है। आपने हरि का, राम का, श्याम का, अकबर का, सलीम का नाम नहीं लिखा, आपको 10-12 आदमी को वेतन चुकाना है। आपने सबकी कंबाइंड एंट्री बना ली कि भाई इन 10 जनों को पैसा चुकाना बाकी है और उन 10 जनों के नाम से 1 लाख या 2 लाख की आपने एंट्री बनाई। मान लो ये 4,000 है, फिर कोई 5,000 था, कोई 10,000 था, कोई 20,000 था, तो आपने एक एंट्री बनाई और नाम लिखा अदद वेतन या सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो ये भी पर्सनल अकाउंट है। इसको कहा जाएगा प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता। तो आपको ध्यान ही रखना है कि जब भी कोई अकाउंट आपके सामने आता है तो अपना कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए। ये पता कीजिए कि जिस व्यक्ति का नाम आपको दिया गया है, नाम प्राकृतिक हो सकता है, कृत्रिम हो सकता है, प्रतिनिधि हो सकता है। शर्त एक है, आपको इसी बात को ध्यान में रखना है कि वह नाम व्यापार का देनदार या लेनदार है तो ही पर्सनल अकाउंट है। और टाइप कौन सी होगी, आपका कॉमन सेंस है, विद एग्जाम्पल मैंने क्लियर करा है, प्राकृतिक है, कृत्रिम है या प्रतिनिधि। अब इसकी कुछ और प्रैक्टिस में कराता हूं कि हम खातों की पहचान बाय नेम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उस समय एकदम जरूरी नहीं है कि आपको ट्रांजेक्शन दे। ट्रांजेक्शन देता हो तो आप कॉमन सेंस अप्लाई कर लोगे। अगर वो ट्रांजेक्शन नहीं देता है तो आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि बताइए अकाउंट कौन सा है, जिसके बारे में मोस्टली स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं। पहला अकाउंट है लोन, ऋण। ये पूछा जाता है ऋण कौन सा खाता है, लोन कौन सा अकाउंट है। अब स्टूडेंट के मन में आता है लोन, ऋण। तो कंसेप्ट क्लियर रखो, आप अकाउंटेंट हो व्यापार के, आपके व्यापार ने या तो किसी को पैसा उधार दिया है वो लोन है, या पैसा उधार लिया है तो लोन है। तो लोन दिया है, लिए, इसे गोली मारो, इसे पता मत करो। लोन वर्ड आते ही मान के चलो दो ही ऑप्शन है। आपने किसी को लोन दिया है तो आपका डेटर है, इन फ्यूचर वो लोन वापस पे करेगा। आपने किसी लोन लिया है तो क्रेडिटर है, आपको चुकाना पड़ेगा। तो लोन अकाउंट आते ही आपका आंसर होगा ये पर्सनल अकाउंट है, ये व्यक्तिगत खाता है। नंबर 2 जो मैंने आपको बताया, कैपिटल, व्यापार के स्वामी का खाता है, पर्सनल अकाउंट होगा। ड्राइंग, आहरण, व्यापार के स्वामी का खाता है, पर्सनल अकाउंट होगा। कोई भी डेटर का नाम आ जाए, किसी भी डेटर का नाम आ जाए या किसी भी क्रेडिटर का नाम आ जाए तो वो पर्सनल अकाउंट है। एक और पॉइंट, बैंक लिखा आएगा, बैंक। अब बैंक में आपका पैसा जमा है तो आप पैसा मांगते हैं बैंक से। तो अगर बैंक में आपका पैसा जमा है तो उसे कहा जाता है कैश एट बैंक। आपका पैसा बैंक में जमा है तो कैश वर्ड आते स्टूडेंट को लगता है ये तो रियल अकाउंट है, गलत। पैसा बैंक में जमा है तो बेसिकली बैंक आपका देनदार बन गया, डेटर बन गया, इसलिए बैंक पर्सनल अकाउंट। और एक बार लिखा आता है बैंक ओवरड्राफ्ट, इसे बोलते अधिविकर्ष। जब बैंक आपसे पैसा मांगता है, आपके पैसे जमा थे 10,000, बैंक ने पे किया 16,000 रुपये, जिसे बोलता है ओवरड्राफ्ट। तो यहां पे बैंक ने 6,000 रुपये आपसे मांगेंगे। ये बैंक ओवरड्राफ्ट वर्ड हमारा कैश बुक वाले चैप्टर में डिटेल में आएगा। अभी के लिए तय जानना है, बैंक आपसे पैसा मांगता है, बैंक आपका लेनदार है तो बैंक पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि बैंक आपका क्रेडिटर बन गया। तो अगर एग्जाम में सवाल आता है कि बैंक कौन सा अकाउंट है और ये लिखा आता है बैंक कौन सा अकाउंट है, तो आपको मान के चलना है बैंक पर्सनल अकाउंट है, चाहे वो लेनदार है और चाहे देनदार है। और डिटेल में चला जाए कि बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट में टाइप कौन सी है, तो आपको जानना है ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि बैंक को डेटर क्रेडिटर हम मानते हैं और लॉफुली उसे देनदार या लेनदार माना जाता है। अब एक और पॉइंट है जो 2 वर्ड है, 2 वर्ड बहुत डिटेल में आएंगे आपके, और 90% बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं। ये चैप्टर में बाद में डिटेल आएगा, अभी मैं चलिए बता देता हूं। एक वर्ड होता है BR, जिसे बोलते हैं प्राप्य विपत्र। एक होता है BP, बिल्स पेबल, इसे बोलते हैं देय विपत्र। नॉर्मली स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं। इन दोनों अकाउंट के बारे में कई वीडियोज मैंने देखा है, लिखा जाता है रियल अकाउंट है, वस्तुगत खाता है। BR का अर्थ होता है ऐसा बिल जिससे हमको भुगतान मिलेगा, और BP का अर्थ होता है ऐसा बिल
ऐसा विपद है जिसका हमको भुगतान करना है। तो आप ध्यान रखिए, बी आर देनदार का दूसरा नाम है, बीपी लेनदार का दूसरा नाम है। तो दिमाग में रट के रखिए, बी आर उस बिल का नाम है जिससे हमें भुगतान मिलेगा, बीपी उस बिल का नाम है जिसका हमें भुगतान करना है। और मैं पहले आपको बता चुका हूँ, जब किसी को भुगतान करना है तो लेनदार है, किसी भुगतान लेना है तो देनदार है। इसलिए बी आर और बीपी दोनों पर्सनल अकाउंट है। ये सेकंड टाइप के पर्सनल अकाउंट, थर्ड टाइप के पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। बी आर डेटर को शो करता है, बीपी लेनदार को शो करता है। इस तरह से मेरे ख्याल से आपका बहुत अच्छा कंसेप्ट क्लियर हुआ है। हालांकि ये चीज़ बाद में रिपीट होगी, पर्सनल अकाउंट कैसे पहचाने, ऑब्जेक्टिव सॉल्व कैसे सॉल्व करें। आपका दिन शुभ हो, भगवान आपकी नेक ख्वाहिशों को पूरा करे।